निबंध लेखन में करना क्या है, निबंध लेखन होता क्या है, निबंध लेखन करते कैसे हैं। तो निबंध क्या है बेटा, निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ध्यान रखिएगा, जटिल वाक्य रचना से सदैव बचना चाहिए। बहुत कठिन वाक्य रचना की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम खुद फंस जाओगे। कई बार ये रिपीटेड है, मतलब ये समझ लो प्रीवियस ईयर पेपर में इसको पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हो इसको। निबंध लिखना कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है। हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चकाचक होंगे और जोरदार तरीके से अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो बच्चा लोग, आप लोग काफी परेशान हो कि मैम एग्जाम एकदम पास में आ गया है और कुछ तो ऐसी ट्रिक बताइए। भाई 12th क्लास में हमारा जो निबंध लेखन होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है ना। क्या लिखे, कहाँ से लिखे, कैसे लिखे, कुछ समझ नहीं आता, दिमाग एकदम ठप हो जाता है। और समझने के लिए हमको बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो ये सारी परेशानियों का हल मैं लेके आई हूँ आपके पास। सबसे पहले तो हम जानेंगे निबंध लेखन में करना क्या है, निबंध लेखन होता क्या है, निबंध लेखन करते कैसे हैं। ठीक है, तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं जाएगी, छोटी सी वीडियो होगी, चुटकी सी, है ना। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाफट और ज्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं निबंध लेखन की। ठीक है, निबंध का मतलब क्या होता है, पहले तो आप लोग ये बताओ मेरे को। भाई बचपन से ही हम लोग को, सेकंड क्लास से ही मेरे ऊपर, मतलब मेरा परिचय लिखने के लिए दे दिया जाता था। इंग्लिश में माई सेल्फ दे देते थे, निबंध को इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, है ना। तो माई सेल्फ दे देते थे, माई सेल्फ में अपने बारे में 5 लाइनें लिखो। माई नेम इज दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, है ना, यही सारी चीजें लिखते थे। वैसे ही हिंदी में हम लोग मेरा परिचय लिखते थे, और फिर लिखते 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 ना जाने कितने सालों से हम 12th में आ गए। कितने सालों से क्या मतलब, 12 सालों में हम लोग 12th में आ गए, और 12th में हमारे पास अभी भी इस निबंध लेखन ने पीछा नहीं छोड़ा। अब यहाँ क्या है, लेवल बड़ा है, लास्ट लेवल है, तो निबंध का लेवल भी हाई होगा। ठीक है, तो निबंध लिखने का तरीका क्या है, निबंध कैसे लिखा जाता है, इस क्लास में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि भाई निबंध होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आएगा वो होता है कि निबंध होता क्या है, भाई उसको समझेंगे। तो निबंध क्या है बेटा, निबंध गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके साहित्यिक का भी क्वेश्चन आता है कि निबंध क्या है। निबंध जो है वो गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निबंध को गद्य की कसौटी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, निबंध को क्या, किसकी गद्य की कसौटी किसको बोला जाता है, भाई निबंध को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है, यदि पद्य कवियों की कसौटी है हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि यदि पद्य, पद्य मतलब काव्य, काव्य जो है वो कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये जो लाइन है, भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास, मतलब आप लोगों को भाषा के प्रति कितना ज्ञान है, भाषा के बारे में आप क्या जानते हो, उसका जो पूर्ण शक्ति का विकास होता है वो होता है बेटा निबंध के तौर उस पर। ठीक है, रामचंद्र वर्मा ने गद्य में लिखित प्रबंध साहित्यिक रोचक गुफन लेख को निबंध माना है। ठीक है, चलिए, निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है, तो विचारों को बांधना या गुथना। निबंध का मतलब क्या होता है, बांधना। ठीक है, किसको बांधना, विचारों को बांधना या एक दूसरे से उसको गुथना। ठीक है, तो विचारों को बांधना या गुथना। निबंध, निबंध से बने निबंध शब्द का अर्थ है विचारों को आकर्षक और क्रमबद्ध तरीके से बांधना। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, आपके मन में जो जो विचार चल रहे हैं, किसी की चीज, किसी पॉइंट को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है, अगर ये चीज गलत है तो इसको सही किस तरीके से हम लोग अपने नजरिए से बता सकते हैं, वही होता है निबंध। ठीक है, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से। आगे, निबंध फ्रांसीसी भाषा के एसाई तथा अंग्रेजी भाषा के ऐसे का पर्याय शब्द। अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इंग्लिश में हम लोग जिसको ऐसे राइटिंग बोलते हैं वही निबंध लेखन होता है हिंदी में। ठीक है, तो फ्रांसीसी भाषा में इसको एसाई बोलते थे और इंग्लिश में ऐसे बोलते थे। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार जॉनसन ने कहा है कि निबंध मन का आकस्मिक और उच्छृंखल आवेग है, असंबद्ध और चिंतहीन बुद्धि का विलास मात्र है। ये हो गया भैया निबंध के बारे में। निबंध के में भाव तत्व का होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर ये बात समझिएगा, भाव तत्व, भाव तत्व मतलब मन में आपके जो भाव चल रहे हो, कि उससे उस पॉइंट टॉपिक से आप नाराज हैं या खुश हैं, आपके मन में क्या क्या चीजें आ रही हैं, उस चीज को लेकर क्या क्या बातें आ रही हैं, ये होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, पहले समझिए विषय तथा आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, निबंध में, निबंध का विषय कुछ भी हो सकता है, किसी भी छोटी से छोटी वस्तु के संबंध में भी निबंध लिखा जा सकता है। निबंध के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, बड़े भाई साहब, है ना, वो उसमें वो बताते हैं ना कि भाई निबंध क्या है,
छोटा सा टॉपिक दे देते, कहते हैं 4-5 पेज लिखो। अब बताओ उस टॉपिक को एक पेज में भी बताया जा सकता है, तो निबंध हम क्यों लिखे, क्यों 4-5 पेज उसके बारे में लिखे? तो वही चीज यहाँ लिखी गई है कि किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है। इवन आप जो एग्जाम में बैठोगे, आप बोर्ड एग्जाम जो देने जा रहे हो, उसके ऊपर भी निबंध पूछा जा सकता है भाई। बोल दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के ऊपर निबंध लिखे, बताते रहो। बोर्ड की कॉपी में बोर्ड एग्जाम का निबंध आप लोग लिख रहे हो, है ना? तो निबंध किसी के भी ऊपर लिखा जा सकता है। निबंध के लिए 3 बातें बहुत आवश्यक है। कौन कौन से? वैचारिक अनुभूतियों से संबंधित विचारों का प्रतिपादन, वैचारिक अनुभूतियां का, विचारों का प्रतिपादन, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होना जो होता है। पाठक के मन मस्तिष्क को गुदगुदाने की क्षमता, जो भी आपका निबंध पढ़ रहा हो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं चंचलता चल रही है, भाई इसके आगे और क्या होगा, इसने अपने अपने विचारों में और क्या चीजें बताई हैं, है ना? और कौन कौन से पॉइंट इसने एक्सप्लेन किए हैं यार, ये तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। साहित्य गुणों से युक्त शैली, जो साहित्य की एक शैली होती है ना, एक तरीका जो होता है। पता लगा निबंध लिख रहे हो उसमें आप गाली गलौज लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो ऐसे नहीं होता। निबंध लिखने का भी एक तरीका होता है जिसमें शिष्टाचार हो, कुछ नियम होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको बताना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निबंध की प्रमुख विशेषताओं पर अगर हम लोग बात करते हैं, झलक मारेंगे, तो क्या है, निबंध एक गद्य रचना है जो आकार में सीमित होती है, आकार में सीमित हो लेकिन बड़ा होता है भाई। निबंध में लेखक के जीवन का निजीपन तथा व्यक्तित्व झलकता है। साहित्य की अन्य विधाओं में लेखक का व्यक्तित्व छिपा रह सकता है, किंतु निबंध में नहीं। निबंध में इंसान जो होता है, जो निबंध लिखता है, मान लो आपको एग्जाम में निबंध लिखने के लिए दिया जा रहा है, तो वहां क्या होगा बेटा, वहां आपके अंदर किन किन बातों को लेकर विचार चल रही है। जैसे मोबाइल फोन, आपको एक निबंध लिखने के लिए टॉपिक आ गया कि मोबाइल फोन के दुष्परिणाम और परिणाम, अच्छे परिणाम बताएं, ठीक है। उससे आप लोग क्या बताओगे भाई, कुछ लोग होंगे बहुत अच्छा अच्छा बताएंगे, मजा आती है, पढ़ सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पबजी खेलेंगे उसमें, है ना, बैटल ग्राउंड खेलेंगे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग उसके दुष्परिणाम बताएंगे कि हमारी पढ़ाई की आदत को छुड़वा सकती है, पढ़ाई के साथ साथ हम और भी चीजें इसमें गलत रास्ते पे जा सकते हैं, है ना। तो वहां पर आपका व्यक्तित्व, आपके विचारों को, आपकी सोच को दर्शाता है क्या, निबंध। लेखक और जो और विधाएं होती है उसमें इतना नहीं पता चलता है। अपूर्णता और स्वच्छंदता होते हुए भी निबंध स्वतः पूर्ण रचना है। इसमें अपूर्णता नहीं होती, स्वच्छंद होते हैं तब भी ये पूर्ण रचना होती है। निबंध साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक रोचक होता है, उसमें लेखक द्वारा अपनाई गई शैली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। निबंधकार उसमें शैली को उत्तम बनाने के लिए ध्वनि, हास्य, व्यंग्य और क्या, एक मिनट बच्चा, और अरे भैया तुम काहे उठ गए, हाँ, लाक्षणिकता और कुछ अलंकारों को भी प्रयोग करता है। क्लियर, चलो उसके बाद आगे चलते बेटा। अगला पॉइंट है, निबंध में लेखक का आत्मविवेचन तथा उसका निजी दृष्टिकोण अभिव्यक्त होता है। इसी के निबंध को चरमोत्कर्ष कहते हैं, ठीक है। चरमोत्कर्ष, चरम उत्कर्ष मतलब चरम की ओर पहुंचने वाला, वहां उसकी अपने विचारों को प्रकट किया जा रहा है, भाई वो अपने बारे में सोच रहा है। निबंध में भावों तथा विचारों का सुंदर ढंग से गुफवित होना आवश्यक है। भाव के बिना निबंध बुद्धि विलास मात्र रह जाएगा, उसमें भाव नहीं होगा तो वही रह जाएगा। अब निबंध लिखने के कौन कौन से पॉइंट होते हैं, अब ये समझो, ठीक है। निबंध लिखने के कौन कौन से पॉइंट होते हैं ये समझो। सबसे पहला होता है आपका आरंभ, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्तावना। ये सारे पॉइंट्स बेटा ध्यान रखोगे ना तो आपका निबंध बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे नंबर पाओगे, एक भी नंबर की कमी नहीं होगी, ठीक है। तो शुरुआत क्या है, आरंभ या फिर प्रस्तावना से। आकर्षक होना चाहिए, प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, सरस होना चाहिए, मतलब जो स्टार्टिंग है आपकी निबंध की वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, काफी आकर्षक होनी चाहिए। प्रभाव उत्पादक होना चाहिए, जो सामने वाला निबंध पढ़ रहा है वो आपका एग्जामिनर क्यों ना, उसके अंदर वो प्रभावित हो उस चीज से, वो उस चीज को लेकर प्रभावित हो, ठीक है। और सरस होना चाहिए, सरस मतलब अति सुंदर, बहुत अच्छा, ठीक है। निबंध का प्रारंभ किया जाना चाहिए विषय से संबंधित किसी कवि या विद्वान की कविता अथवा सूक्ति से, विषय की परिभाषा से, ठीक है। कैसे स्टार्टिंग करो भाई, सबसे पहले तो स्टार्टिंग करो, जैसे अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया गया गरीबी के ऊपर, ये कोई ऐसा टॉपिक दे दिया, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कविता याद आ रही हो, कोई सूक्ति याद आ रही हो, या कोई दोहा याद आ रहा हो, तो निबंध की शुरुआत उससे करो, बहुत अच्छी शुरुआत होगी और बढ़िया तरीके से लिखोगे, ठीक है। विषय की फिर परिभाषा बतानी है आपको, उसकी आवश्यकता बतानी है, उसकी महत्वता बतानी है, उसको प्रदर्शित करना अच्छे से, और लास्ट में उसकी वर्तमान अवस्था का दिग्दर्शन कराते हुए उसको अंत करना। ये था शुरुआत, वो भी बताना है कि आज के समय पर उसकी क्या हाल है। अगला होता है बेटा मध्य भाग।
मीडियम पोर्शन में क्या लिखना है आप लोगों को, यह निबंध का मुख्य और महत्वपूर्ण भाग होता है। इसी में लेखक की योग्यता, कल्पना शक्ति, अध्ययनशीलता, अनुभव क्षेत्र, विचार शक्ति आदि का मूल्यांकन होता है। यहाँ पर लिखोगे आप अपने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो आपको निबंध में मिला है। ठीक है, जो आपको निबंध में टॉपिक मिला है उससे रिलेटेड आप क्या लिखोगे, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने थॉट्स बताओगे भाई कि यहाँ ये चीजें गलत हो रही है, यहाँ ये सही हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये चीजों में बदलाव होना चाहिए, ब्ला 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 एंड ब्ला। ठीक है, अतः रूपरेखा के अनुसार छोटे छोटे वाक्यों में अनुच्छेदों में बांटकर रोचक ढंग से मध्य भाग में प्रस्तुत करें। ठीक है, छोटे छोटे वाक्यों में अनुच्छेदों को बांटकर सुंदर तरीके से उसको प्रस्तुत करना है। आगे क्या बोलता है, अंत करना है बेटा। उसके बाद 3 पोर्शन में निबंध बढ़ता है। अंत क्या होगा, इसे उपसंहार भी कहते हैं, इसे उपसंहार भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें पूरे निबंध का निष्कर्ष या निचोड़ आ जाना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए बेटा, पूरा निबंध जो होता है ना, जो पूरा निबंध होता है उसका निचोड़ आना चाहिए। मतलब आपने इतनी सारी चीजें लिखी, इतने सारे पॉइंट लिखे, आखिर अंत में उसका क्या सॉल्यूशन निकला या क्या समझ में आया, उसको लिखा जाता है। इसमें संबंधित विषय की उपलब्धियों और संभावनाओं पर दृष्टिपात किया जा सकता है, क्या क्या उपलब्धियां मिली, क्या क्या संभावनाएं हैं। निबंध का आकार ना बड़ा और ना छोटा होना चाहिए। यदि आकार संबंधी निर्देश हो तो उसी के अनुसार शब्द संख्या का ध्यान रखते हुए निबंध लिखना चाहिए। यहाँ का मतलब होगा बेटा, यदि आपको आपके प्रश्न पत्र पर निबंध लिखने के लिए वर्ड लिमिट बोली गई है, ठीक है, शब्द संख्या बोली गई है, वर्ड लिमिट बोली गई है, शब्द सीमा बोली गई है कि 300 शब्दों का, 150, 200, 250, 500 शब्दों का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना होगा और इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। हाँ, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, निबंध लिखते हैं ना तो उनका छूट जाता है, तो बेटा उतना लिखो जितना जरूरत है, बहुत बड़ा चढ़ा के मत लिखो। सारे पॉइंट्स उस तरीके से एडजस्ट करो कि आपकी जो वर्ड लिमिट दी हुई ना उसके अंदर में सारे पॉइंट्स आ जाए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, निबंध लिखने के लिए हमेशा 20 मिनट बचा के चलिएगा अपने एग्जाम में, क्योंकि निबंध आपके अच्छे नंबर का आता है और अगर आप लोगों ने लिख दिया अच्छा खासा तो बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे क्या बोलता है, निबंध की भाषा शुद्ध, भावानुकूल, प्रसंग, कहावतों और मुहावरों से युक्त होना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा ना, उसमें प्रसंग होना चाहिए, भावानुकूल होना चाहिए, भाव प्रकट होना चाहिए, मुहावरे होने चाहिए, वाक्य प्रसंगानुसार छोटे या बड़े, सुगठित, सुबोध अथवा एवं सरल होने चाहिए। वाक्य क्या है, छोटे बड़े सुबोध सरल होने चाहिए। जटिल वाक्य रचना से सदैव बचना चाहिए। बहुत कठिन वाक्य रचना की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तुम खुद फंस जाओगे। कहते हैं ना, जितना जटिल जाल होगा उसमें तुम फंसते चले जाओगे। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रख के आपको निबंध लिखना होगा। फिलहाल ये तो बात रही हमारा निबंध लिखने के तरीके से। अब बात आते हैं, हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, है ना, एक बढ़िया सा टॉपिक ले लेते हैं निबंध लिखने का। क्या ले सकते हैं आप लोग बताओ। जैसे हमने एक बहुत प्यारा टॉपिक लिया है, यहाँ पर एक ना बहुत प्यारा टॉपिक लिया है जो कि है हमारा स्वच्छ भारत। भाई स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत अभियान हर घर की देन, हर घर में यही चल रहा है, सफाई करो, सफाई में जागरूक रहो। स्वच्छ भारत में हमारा इंदौर शहर नंबर 1 पे चल रहा है ना। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मोस्टली क्वेश्चन में ये कई बार पूछा भी गया है, कई बार ये रिपीटेड है, मतलब ये समझ लो प्रीवियस ईयर पेपर में इसको पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हो इसको। ठीक है, इसके ऊपर के देखो हमने कैसे लिखा। सबसे पहले हमको ये टॉपिक मिल गया, आप क्या डालोगे, सबसे पहले डालोगे संकेत बिंदु। इसको डाल दोगे ना बेटा, एग्जामिनर खुद ब खुद समझ जाएगा कि बच्चे को निबंध लिखना बहुत अच्छे से आता है। भाई हलवा है बच्चे के लिए निबंध लिखना, क्या है, हलवा है। क्यों, संकेत बिंदु पढ़ते ही समझ जाएगा बच्चे को सारे पॉइंट्स आते हैं और इसने इन पॉइंट के बारे में निबंध में बताया। देखो एग्जामिनर के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आपको वो पॉइंट टू पॉइंट, लाइन टू लाइन निबंध पढ़े। वो देखता है, क्योंकि टीचर को इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो एक नजर में आपके पूरे निबंध को भाप सकता है कि कितना अच्छा लिखा है, कितना बुरा लिखा है। ठीक है, तो जहां पर आप लोगों ने संकेत बिंदु डाला ना, जैसे ही आप लोगों ने संकेत बिंदु डाला वो समझ जाएगा इस बच्चे ने इन पॉइंट्स के बारे में अपने निबंध के अंदर लिखा है और पॉइंट्स बहुत ही वैलिड है, एकदम सही है, जो कि सही तरीके से इस शीर्षक से अच्छा खासा मैच खा रहे हैं। ठीक है, तो वो तुरंत समझ जाएगा। स्वच्छता क्या है, स्वच्छता के प्रकार, स्वच्छता के लाभ, स्वच्छता हमारा योगदान और लास्ट में उपसंहार। ठीक है, अब सबसे पहले स्वच्छता क्या है। निरंतर प्रयोग पे आने पर या वातावरण के प्रभाव से वस्तु या स्थान मलिन होता रहता है। लगातार अगर किसी चीज को इस्तेमाल करो या फिर वातावरण में रहो तो वो कहीं ना कहीं मलिन मतलब गंदा हो जाता है। धूल, पानी, धूप, कूड़ा करकट की परत को साफ करना, धोना, मैल और गंदगी को हटाना ही स्वच्छता कही जाती है। क्या कही जाती है भैया, ये सब सफाई करना। अपने शरीर, वस्त्रों, घरों, गलियों, नालियों, यहाँ तक कि अपने मोहल्लों और नगरों को स्वच्छ रखना हम सभी का दायित्व है।
अब दूसरा पॉइंट आ गया, स्वच्छता के प्रकार क्या क्या है। स्वच्छता को मोटे रूप से दो प्रकार से देखा जा सकता है। पहला होता है व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा होता है बेटा सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल तरीके से अपने आप को साफ करना, और आपका सार्वजनिक मतलब आसपास के जो बाहरी समाज है आपका, समाज नहीं कहूँगी, बाहरी एरिया है उसको साफ सुथरा रखना है ना। वैसे समाज में भी कुछ गंदगी फैली है उसको भी समेटना चाहिए। फिलहाल नो कमेंट। चलो, व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर को स्नान आदि से स्वच्छ बनाना, घरों में झाड़ू पोछा लगाना, स्नान गृह तथा शौचालय को विसंक्रामक पदार्थों द्वारा स्वच्छ रखना। विसंक्रामक पदार्थ मतलब जिससे संक्रमण दूर रहे, जो बीमारियां होती हैं वो दूर रहे, और घर के सामने से बहने वाली नालियों की सफाई, ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं बेटा? ये सभी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक स्वच्छता मोहल्ले और नगर की स्वच्छता आदि है, जो प्राय नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों पर निर्भर रहती है। सार्वजनिक स्वच्छता भी व्यक्तिगत सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। ये है, अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो बिना आप लोग के सहयोग से सार्वजनिक स्वच्छता नहीं हो सकती। तीसरा पॉइंट क्या लिखा था हम लोगों ने? स्वच्छता का लाभ, उसको एक्सप्लेन कर दोगे। कहा गया है कि स्वच्छता ईश्वर को भी प्रिय है। ईश्वर की कृपा पात्र बनने की दृष्टि से, कृपा मात्र होगा, ईश्वर की कृपा मात्र बनने की दृष्टि से नहीं, अपितु अपने मानव जीवन को सुखी और सुरक्षित और तनाव मुक्त बनाए रखने के लिए भी स्वच्छता आवश्यक ही है, नहीं अनिवार्य है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे। मलिनता या गंदगी न केवल आंखों को बुरी लगती है बल्कि इसका हमारे स्वास्थ्य से भी सीधा संबंध है। जिंदगी रोगों को जिंदगी नहीं होगा, यहाँ होगा बेटा गंदगी। गंदगी रोगों को जन्म देती है, प्रदूषण की जननी है और हमारी असभ्यता की निशानी है। भाई जो अगर हम लोग गंदगी तरीके से रहेंगे तो लोग देखिए खुद कहेंगे कितना गंदा है, कितने गंदे तरीके से लोग रहते हैं, ये लोग साफ तरीके से नहीं रह सकते क्या, है ना, इससे दूर रहो, ये बहुत गंदा है, इससे दूर रहो, ये स्मेल करता है ना, ये नहाता नहीं। ऐसे बोलेंगे तो खुद को बुरा लगता है हम लोगों को, है ना, खुद को बुरा लगेगा। तो इसीलिए स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रदूषण की जननी और हमारी असभ्यता की निशानी, अतः व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखने में योगदान करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चलो, स्वच्छता के उपयुक्त प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त इसके कुछ अप्रत्यक्ष दूरगामी लाभ भी हैं। कुछ ऐसे प्रत्यक्ष लाभ है कि भाई हाँ, सामने से हम साफ सुथरे दिख रहे हैं, सारी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे लाभ हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन बहुत ही ज्यादा हमारे लिए पॉजिटिव है। क्या? सार्वजनिक स्वच्छता से व्यक्ति और शासन दोनों लाभान्वित होते हैं। ठीक है, दोनों लोग को लाभ मिलता है। बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। भाई अगर स्वच्छ रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो खर्चा नहीं होगा। और स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होने वाले सरकारी खर्च में भी कमी आती है। जो स्वास्थ्य सेवाओं में खर्च हो रहा है ना फालतू का सरकारी खर्च, उसमें भी कमी आएगी। इसी बचत को अन्य सेवाओं में उपयोग किया जा सकता है। इसी पैसे को अन्य सेवाओं में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, स्वच्छता हमारा योगदान, ये आपका चौथा पॉइंट था। क्या लिखा है इसमें कि स्वच्छता केवल प्रशासनिक उपायों के बलबूते नहीं चल सकती, इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी परम आवश्यक होती है। हम अनेक प्रकार से स्वच्छता से योगदान कर सकते हैं जो निम्नलिखित हो सकते हैं। फिर आप लोग पॉइंट बता दोगे कि घर का कूड़ा करकट गली या सड़क पर ना फेंके, उसे सफाई कर्मी के आने पर उसके ठेले या वाहन में ही डालें, कूड़े कचरे को नालियों में ना बहाएं, इससे नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं, गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है ना। आपके दिमाग में जितने पॉइंट्स आएंगे आप उसको लिख सकते हो, और लास्ट में आप लिख दोगे उपसंहार। क्या है भाई उपसंहार? कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम में निरंतर किया जाता है। ठीक है, अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, सेलिब्रिटीज, प्रसिद्ध लोग इसमें भाग ले रहे हैं। जनता को इसमें अपने स्तर को पूरा सहयोग देना चाहिए। इसके साथ गांवों में खुले में शौच करने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स लिखकर आपको इसका अंत कर देना है। तो यहाँ पर खत्म हो गया हमारा पहला निबंध। देखो ज्यादा शब्दों का नहीं था और सारे पॉइंट्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, कौन कौन से पॉइंट थे, कौन कौन से नहीं थे। ठीक है, अभी भी हमारे कुछ ऐसे लाडले होंगे, कुछ ऐसे रसगुल्ले होंगे जिनको कह रहे होंगे मैम एक एग्जाम्पल और करवा दो तो थोड़ा क्लियर हो जाए, तो बेटा जी वो भी करवा देते हैं, है ना। पहला है क्या है? डिजिटल इंडिया अथवा भारत डिजिटलीकरण की ओर। भाई डिजिटल इंडिया पढ़ रहे हो, डिजिटल है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, डिजिटल है। मोबाइल चला रहे हैं, बढ़िया मस्त तरीके से फोन चला रहे हैं, डिजिटल है। ठीक है, जितना कर रहे हैं वो सब क्या है? डिजिटल है। तो आज की दुनिया डिजिटल में बदल चुकी है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, डिजिटलीकरण। चलो तो शुरू करते हैं। पहले परिचय देना है आपको कि डिजिटलीकरण क्या होता है। ठीक है,
पहले क्या करना है, परिचय देना है। डिजिटल इंडिया भारतीय समाज को अंतर्राष्ट्रीय रीति नीतियों से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा देने वाला एक प्रशंसनीय और साहसिक प्रयास है। यह भारत सरकार की एक नई पहल है, भारत के भावी स्वरूप को ध्यान में रखकर की गई एक दूरदर्शिता पूर्ण संकल्पना है। मतलब हमारी भावी पीढ़ी को देखते हुए, वैसे भावी पीढ़ी बड़ा फायदा उठा रही है इसका, है ना। तो भावी पीढ़ी को देखते हुए एक बहुत बड़ा मतलब क्या कह सकते हो कि कदम उठाया गया, ठीक है। चलो, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे भाई इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, संकेत बिंदु भी यहाँ बताना होगा। संकेत बिंदु अगर नहीं लिखे तो आप लोग अपने से खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को डिजिटल दृष्टि से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसका उद्देश्य क्या है कि भारत को डिजिटल दृष्टि से सशक्त समाज, मजबूत समाज बनाना है, ठीक है। और क्या बनाना है बेटा, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, ज्ञान के ऊपर आधारित अर्थव्यवस्था बनानी है। इस संकल्प के अंतर्गत भारतीय प्रतिभा को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़कर कल के भारत की रचना करना है। मतलब एक तरीके से विज्ञान की ओर चलना है और एक नए भारत का निर्माण करना है। इस दृष्टि से डिजिटल इंडिया के 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। अगर आप लोगों ने जब डिजिटल इंडिया को लाया गया था, इंडिया में बोला जा रहा था, लॉन्च किया गया था, तो 3 प्रमुख बिंदुओं को वो किया गया था। कौन कौन से थे? हर नागरिक के लिए एक उपयोगी डिजिटल ढांचा तैयार करना, कोई भी एक व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक डिजिटल ढांचा, जनता की मांग पर आधारित डिजिटल सेवाओं का संचालन तथा उन्हें लोगों को उपलब्ध कराना, लोगों को डिजिटल उपकरणों के प्रयोग में दक्षता प्रदान करना, मतलब उनको सिखाना, ठीक है। अब डिजिटल होने का अर्थ क्या होता है, ठीक है, डिजिटल होने का अर्थ क्या होता है, ये समझो। आम आदमी के लिए डिजिटल बनने का आशय है कि नकद लेन देन से बचकर ऑनलाइन मोबाइल, पेटीएम, डेबिट कार्ड आदि लेन देन का प्रयोग करना, कागजी काम को कम से कम किया जाना। भाई हम लोग तो पेटीएम, यूपीआई, भीम यूपीआई यही सब यूज करते हैं ना, आम आदमी का तो यही है। कागजी काम को ज्यादा छोड़कर हम लोग डिजिटली तरीके से उसके फोटोज वगैरह, मतलब हम लोग का है ना वो डिजी लॉकर वगैरह यूज करते हैं। सरकारी तथा बैंकिंग कार्यों और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आना, ठगी और रिश्वत से बचाव होना आदि। डिजिटल अभियान के लाभ क्या क्या है भाई, ये भी बताना आप लोगों को। पहला, यह अभियान समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाला है। देखो ये सारे बेटा एग्जांपल बता रही हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को निबंध लिखना है। ज्यादा देखो बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखे, आसान लैंग्वेज में एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए है ना। डिजिटल अभियान के लाभ बता दोगे, क्या क्या है। यह व्यवस्था गृहिणियों को पारिवारिक अव्यय, खरीदारी, मासिक और वार्षिक प्रबंधन आदि में सहायक है। कहीं ना कहीं गृहिणियों के लिए ये सबसे ज्यादा खतरनाक आया, क्योंकि आदमी लोग की सैलरी वगैरह अब ऑनलाइन उसमें आती है बैंक अकाउंट में, और जो मेल पर्सन होते हैं, जो पति लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर देते हैं। जो गृहिणियां जेब से निकाला करती थी ना 500, 2000, 1000, वो खत्म हो चुका है। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं कमाई बंद हो गई है फिलहाल। छात्रों के लिए उपयुक्त विद्यालय के चयन, अध्ययन सामग्री की सहज उपलब्धता, छात्रवृत्ति आदि के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र भेजने में पुस्तकों को बोझ कम करने में सहायक होगा। बेरोजगार और नौजवान उपयुक्त नौकरियों की तलाश सरलता से कर पाएंगे तथा डिजिटल प्रार्थना पत्रों के प्रयोग से पारदर्शी चयन प्रणाली का लाभ उठाएंगे, ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हो रही, पर कितना भी डिजिटलीकरण आ जाए, ये इंडिया है, यहाँ पर होना ही होना है भाई घोटाला, है ना। चलो, व्यापारी और उद्योगी भी इससे लाभान्वित होंगे, नगद लेन देन के झंझट से बचाव होगा, ग्राहक संतुष्ट रहेंगे, सरकारी कामों, आयकर, ट्रांसपोर्ट तथा व्यापार के विस्तार में पारदर्शिता आएगी, अभिलेखों की सुरक्षा, ई हस्ताक्षर, मोबाइल बैंकिंग, सरकारी कामों में दलालों की मुक्ति, जमीन जायदाद के क्रय विक्रय में पारदर्शिता, ई पंजीकरण आदि डिजिटल इंडिया के अनेक लाभ हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको बतानी यहाँ पर चुनौतियां, उपसंहार लिखने की आवश्यकता होगी, उपसंहार भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चुनौतियां बतानी, क्या क्या चुनौतियां आई। डिजिटल प्रणाली को लागू करने के अभियान में अनेक चुनौतियां भी हैं। सबसे प्रमुख चुनौती है जनता को बेटा इसके प्रति आश्वस्त करके इसमें भागीदारी बनाना। भाई लोग विश्वास नहीं करते, कहेंगे तेरा फोन हैक हो जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, तेरे पैसे निकाल लिए फोन वालों ने, बैंक वाले तेरा पैसा लेके चले जाएंगे, तुझे पता ही नहीं चलेगा। ऐसी कुछ
डाउट आते ना। अगर आप लोग के घर में भी कुछ इसी प्रकार की बातें बोली जाती हैं डिजिटल पेमेंट्स या डिजिटलीकरण को लेकर, तो कमेंट में बताइएगा क्या क्या बातें बोली जाती हैं। हम भी जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे के घर में क्या क्या बातें बोली जाती है। भाई मेरे घर में तो बहुत बोला जाता है, बैंक वाले तेरा पैसा निकाल लेंगे, है ना, वो तेरी फोटो वायरल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे कागज मत सेव रख, यहाँ से गायब हो जाएंगे, फोन खराब हो जाएगा। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के घर पे क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, नगरवासियों को भले ही डिजिटल उपकरणों का प्रयोग आसान लगता हो, लेकिन करोड़ों ग्रामवासियों अशिक्षितों को इसके प्रयोग में सक्षम बनाना एक बहुत ही लंबी और धैर्यशाली प्रक्रिया। भाई गांव वालों को, लोगों को इतना नहीं पता इस चीज के बारे में, है ना। इसके अतिरिक्त कर चोरी के प्रेमियों को यह प्रणाली रास नहीं आएगी। जो लोग भैया टैक्स चुराते हैं तो उनको ये प्रणाली पसंद नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा के प्रति लोगों में भरोसा जमाना होगा। साइबर अपराधों, हैकिंग और ठगों को जनता को सुरक्षा प्रदान करनी होगी। देखो हैकिंग वाली बात सच बोलते हैं। ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है। चुनौतियों, शंकाएं और बाधाओं तो हर नए हितकारी काम में आती रहती हैं। शासकीय ईमानदारी और जन सहयोग से इस प्रणाली को स्वीकार्य और सफल बनाना देश हित की दृष्टि से सबसे बड़ा आवश्यक है। आशा है हम सफल होंगे। इस तरीके से बेटा जी आपको अपने निबंध का एंड करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चा, इस तरीके से आपको इसका एंड करना है। क्लियर, चलो तो आई होप ये दोनों निबंध आपको क्लियर हो गए और निबंध लिखने का तरीका भी आ गया होगा। कुछ नहीं करना, वही लिखो जो पूछा गया, जो पॉइंट्स बताए गए। एक क्लास में मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कौन कौन से निबंध आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो निबंध तो वो इंपॉर्टेंट है जो करंट्स चल रहे हो, लाइक आपके पर्यावरण के ऊपर आता है, विज्ञान के ऊपर आता है, महिला शिक्षा के ऊपर आता है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर आता है। ठीक है, डिजिटल इंडिया हो गया, स्वच्छता के ऊपर हो गया, प्रधानमंत्री की किसी योजना के ऊपर हो गया। ठीक है G20 के ऊपर आता है। तो ये सारे जो निबंध है बेटा, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रेडी कर लीजिएगा। और निबंध को रेडी नहीं किया जाता, निबंध को रटा नहीं जाता, निबंध को याद नहीं किया जाता। निबंध का एक सिंपल सा सीन है, सिंपल सा क्राइटेरिया है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को निबंध लिखना आना चाहिए। निबंध लिखने के लिए अपने शब्द शक्ति को मजबूत करना होगा। आप ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करो जो थोड़ा सा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी। जो शब्द सीमा दी गई होगी उसी के अंदर में आपको निबंध पूरा लिखना होगा, है ना। इधर उधर की बकवास लिखने की जरूरत नहीं है। जो उस टॉपिक से रिलेटेड है उसी को एक्सप्लेन करो, उसी को अच्छे से बताओ, काफी डीपली बताओ, है ना। ज्यादा शब्द सीमा है, आपके पास ज्यादा टॉपिक नहीं है, तो एक ही टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करो, पर अच्छे से करो, है ना। और निबंध लिखने के लिए 20 मिनट आप लोगों को एग्जाम में बचा के चलने होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक होता है। तो क्लियर है ये चीज, आई होप ये क्लियर होगी। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा ये चीज क्लियर है। निबंध लिखना कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है ना, कि नहीं हो पाएगा, बहुत आसान होता है बेटा। जितने निबंध है, एक चीज हमेशा याद रखना, आपके भी जितने निबंध होंगे, आपको जितने भी निबंध के टॉपिक दिए जाएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बच्चे आपके डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। आप कहीं ना कहीं उसको सुन रहे होगे, फील कर रहे होगे। पर्यावरण आपकी लाइफ से रिलेटेड है भाई, साइंस आप लोग लाइफ में यूज ही कर रहे हो, पढ़ ही रहे हो, महिलाएं आपके जीवन में भरी पड़ी हैं, है ना। तो जितने टॉपिक हैं आप लोगों के, उसके सब कहीं ना कहीं आप लोगों से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स में G20 वगैरह आ जाता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइंस, सोशल साइंस कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। राजनीति, पार्टियां, मोबाइल फोन, डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन क्लासेस, है ना, जो हम लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ये कहाँ तक हम लोगों के लिए, कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक अच्छी है, इन सब के ऊपर आता है। तो ये कहीं ना कहीं देखा आप लोगों से जुड़े हुए हैं, है ना, नो डाउट हम लोग इससे कनेक्ट हैं, हर जगह से कनेक्ट हैं। और बात यहाँ पर निबंध लिखने की यही आती है कि एग्जामिनर ये देखना चाहता है, सामने आपका बोर्ड ये देखना चाहता है कि बच्चा किस लेवल तक सोच सकता है, उसकी तर्क शक्ति कितनी है, वो इस पॉइंट को लेकर क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बच्चा निबंध लेखन में कौशल होता है ना, IAS PCS में उसका बहुत अच्छा रहता है भाई। जब वहां निबंध लिखने के लिए आता है ना, बच्चा ऐसा ही करता है, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा निबंध लेखन, जो आपके एग्जाम में आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहाँ से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, निबंध लेखन के सारे पॉइंट्स बता दिए, इसके लिए 20 मिनट बचा के चलिएगा। पॉइंट ऐसे लिखिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। अगर उससे रिलेटेड कोई कविता, कोई पंक्ति, कोई दोहा याद आ रहा है तो आप उसको कर सकते हो, है ना, उसको बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप लोगों को करना है, और बिना किसी देरी के आराम से 20 मिनट बजा, 20 मिनट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 20 मिनट जो होता है बेटा आप लोगों के लिए इनफ है। 20 मिनट आप लोगों के लिए काफी है बच्चा, निबंध लिखने के लिए 20 मिनट काफी होता है ना। तो आई होप कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो टॉपिक लिखना, जो पॉइंट लिखना, टॉपिक से मतलब जो भी आप निबंध के अंदर पॉइंट्स लिखोगे,
जो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हो वो सारे कहीं ना कहीं आपके टॉपिक से रिलेट जरूर करने चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे मैम हमें तो निबंध लिखना आता नहीं, मैंने कहा वो लिख देना बेटा, पर उससे रिलेटेड लिखना, कहानी लिख देना पर उससे रिलेटेड कहानी लिखना। जैसे गरीबी के ऊपर आ गया, किसानी के ऊपर आ गया, तो किसी किसान की कहानी ही सुना देना, है ना। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लिखने का तरीका आना चाहिए, काफी प्रभावी हो, और सबसे बड़ी चीज शुरुआत बहुत अच्छी करना, अंत बहुत अच्छी करना। मैंने क्या कहा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी पूरा निबंध पढ़ेगा नहीं, बट वो शुरुआत और अंत आपके लिखने के तरीके को, क्योंकि वो इतने सालों से उसको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो देख के ही समझ जाएगा आपने कितनी अच्छी की है कितनी खराब की है। ठीक है, राइटिंग अच्छी रहेगी, शुरुआत बहुत अच्छे से करोगे, निबंध में पूरे नंबर आएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चा ये था हमारा आज का क्लास, जिसमें हमने बता दिया निबंध लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और 2-3 एग्जाम्पल भी बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको वर्बली बताई दी है ना। अब किसी तरीके की तकलीफ तो है नहीं, तकलीफ होगी तो तुम लोग हो ना मुझसे पूछने के लिए, पूछ लेना मेरे रसगुल्लो, मैं हमेशा तुम लोगों के लिए यहाँ पर रहूंगी, और कमेंट में जो डाउट होगा आप लोग डाल दीजिएगा, मैं खुद ब खुद देख लूंगी आप लोगों के कमेंट, और उससे रिलेटेड जो भी उसका हल निकलेगा, जो भी निवारण निकलेगा, हम आके उसका निवारण आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलती हूँ बच्चा, मिलूंगी आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से तैयारी करिए, जम के पढ़ाई करिए, और एग्जाम में फोड़ के आइए। ठीक है, जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।